हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की बड़ी तैयारी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भूटान, श्रीलंका समेत इन देशों को भेजा है न्योता। बताएंगे किन किन देशों को न्योता भेजा गया है। तो वहीं पीएम मोदी को विश्व के 50 से भी ज्यादा नेताओं ने भेजा बधाई संदेश, लेकिन पाकिस्तान ने साध ली चुप्पी। बताएंगे उसका भी सबसे बड़ा कारण। तो वहीं शपथ ग्रहण से पहले चंद्रबाबू नायडू से मिले इंडिया गठबंधन के सहयोगी एमके स्टालिन। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद सस्पेंस हो गया क्रिएट। बताएंगे आपको सबसे बड़ी खबर। तो वहीं आखिर किसने ये सबसे बड़ी बात कही है दोस्तों, राजनीतिक महकमे में हलचल मचा कर रख दिया है। कहा पीएम मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे चुनाव। दोस्तों बताएंगे सारी जानकारी आपको, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी। नरेंद्र मोदी ने भूटान, श्रीलंका समेत इन देशों को भेजा न्योता। जी हां, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री लगातार बनते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पहली बार अब गठबंधन की सरकार चलाएंगे। बुधवार को एनडीए में शामिल दलों के प्रमुखों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये लगातार तीसरी सरकार के लिए एक ऐतिहासिक जनादेश है जो भारत में 60 साल बाद मिला है। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने इस बात पर जोर दिया है कि बिना वक्त गंवाए जल्द से जल्द सरकार का गठन करना चाहिए। बैठक में तय हुआ है कि 7 जून यानी आज को एनडीए की अगली बैठक तय होगी और नरेंद्र मोदी का एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 8 जून को नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी तीसरी शपथ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बीच नरेंद्र मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण के लिए भूटान, नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को न्योता दे दिया है। दरअसल लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं आ रही हैं। आपको बता दें, बताएंगे किन किन नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं दी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के अरमानों पर पानी फेर देगी प्रधानमंत्री मोदी जी के घर से आई ये वाली तस्वीर। अब विपक्ष ही आखिरी रास्ता। जी हाँ, ये भारतीय राजनीति का सबसे दुर्लभ दौर है दोस्तों। किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी को किसी गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए नंबर गेम का गुणा गणित करना पड़ेगा। लेकिन ये लोकतंत्र की राजनीति है, जहाँ अंतिम सत्य जनता जनार्दन है। तो अब जनता जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ हुई तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने लायक फिलहाल नहीं रही। लेकिन गनीमत ये रहा कि एनडीए के कुनबे ने साथ दे दिया और वादा निभाया कि साथ में सरकार बनाएंगे। इसी एनडीए की बैठक की एक तस्वीर सामने आ गई है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अन्य दल के नेता नजर आ रहे हैं। सबने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। उधर इस मीटिंग और इस तस्वीर के सामने आते ही फिलहाल ये तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन अब विपक्ष में ही बैठेगा। एनडीए के इन नेताओं ने कयासों का दौर समाप्त कर दिया है और अब एनडीए सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेगी। यानी कि इस पिक्चर को देखकर विपक्ष को वाकई में हाथ पर हाथ धरकर बैठना ही पड़ेगा और विपक्ष को विपक्ष बनकर ही रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि राजनीति में हार जीत चलता है, नंबर गेम ऊपर नीचे होता रहता है, घबराने की आवश्यकता नहीं। ऐसे में दोस्तों आपकी अब जो भी राय हो, लेकिन क्या आप खुश हैं कि पीएम मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? कमेंट में हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको अब बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व के 50 से ज्यादा नेताओं ने भेजा बधाई संदेश, लेकिन पाकिस्तान ने साध ली चुप्पी। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को मिली जीत को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, यूएई के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की समेत विश्व के 50 से भी ज्यादा नेताओं ने निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खबर लिखे जाने तक कोई बधाई संदेश नहीं भेजा था। जी हाँ दोस्तों, बता दें श्रीलंका, मालदीव, ईरान और सेशल्स के राष्ट्रपति और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों ने मोदी जी को बधाई संदेश भेजे हैं। आपको हम मेन लीडर्स की शुभकामनाएं बताते हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में उनकी जीत पर बधाई देते हुए कहा, एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनकी जीत पर बधाई और इस ऐतिहासिक चुनाव में लगभग 650 मिलियन मतदाताओं को भी बधाई। हमारे देशों के बीच दोस्ती और भी बढ़ी रहे, हम असीमित संभावनाओं वाले साझा भविष्य को अनलॉक कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने बुधवार को बताया कि व्लादिमीर पुतिन ने भी टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को उनकी पार्टी के चुनाव परिणामों के लिए बधाई दी है। क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने हाल ही में संपन्न आम संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के लिए नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई दी। तो वहीं ऋषि सुनक ने भी पीएम नरेंद्र मोदी जी को फोन करके चुनावी जीत पर उनको बधाई दी है। दोस्तों तो वहीं हर किसी का बधाई संदेश बताना पॉसिबल
नहीं है, बाकी हमने मेन नेताओं के आपको बता ही दिया है और कुछ मेन नेताओं के भी हमने बधाई संदेश आपको इससे लास्ट वीडियो में बताया था दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें जो मेन चीज है वो ये है कि चीन ने 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए को जीत पर बधाई दी है। दोस्तों संबंधों को लेकर चीन के सुर बदलते हुए नजर आए हैं, आपको बताना बेहद जरूरी है। दरअसल चीन ने आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विजयी होने पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी और कहा कि वो द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण हितों को ध्यान में रखकर भारत के साथ काम करने को तैयार है। भारत निर्वाचन आयोग सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए परिणाम की घोषणा कर चुका है। जी हाँ, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि हमने भारत के आम चुनाव के नतीजे पर गौर किया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा एवं राजग की जीत पर बधाई देते हैं। यानी कि दोस्तों इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने भारत को भड़काने जैसी बात कही थी दोस्तों। अब ऐसे में चीन के नेताओं का बोल बदलता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही तीसरी बार वो भी तो वहीं अमेरिकी सिंगर ने भी एनडीए की जीत पर बधाई दी, कहा पीएम मोदी को भगवान ने चुना है, ये एक नए भारत की शुरुआत है। दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां जनता का फैसला कबूल कर हो जाए रिटायर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का फिर एक बार बड़ा बयान आया है। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद बयान आया है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है। पार्टी उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट तक हार गई। इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या आती है, जहां पर जनवरी महीने में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। फैजाबाद में बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को मिली हार पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीच में टांग अड़ाते हुए फवाद चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी को जनता का फैसला कबूल करते हुए राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए। जी हाँ, फवाद ने लिखा कि मोदी जी तो अयोध्या को राम जी की धरती कहते थे, तो फिर इसी हिसाब से राम जी की जनता का फैसला भी कबूल फरमाए और राजनीति को गुड बाय कह दें। अब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने यह पोस्ट हिंदी में लिखा है ताकि भारत में टारगेट किया जा सके इस पोस्ट को। जी हाँ दोस्तों, वैसे में फवाद चौधरी ने वाकई में बहुत बड़ा पोक किया है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और खास करके पीएम नरेंद्र मोदी जी को, और अयोध्या को लेकर वाकई में ये बहुत बड़ी जहर उगलने वाली बात कही। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस फवाद चौधरी को, जो अपने देश की हालत ना देख करके भारत के इलेक्शन, भारत के चुनावों के रिजल्ट्स में अपना ध्यान लगा रहा है? तो वहीं दोस्तों आपकी राय तो इस पर बनती है। तो वहीं आपको बताते चंद्रबाबू नायडू से एयरपोर्ट पर मिले इंडिया के सहयोगी स्टालिन सरकार बनने से पहले ही कर दी है मांग। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी एमके स्टालिन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर तेलुगु देशम पार्टी यानी सुप्रीमो, टीडीपी सुप्रीमो एवं आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट किया है कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हैं। आंध्र प्रदेश से 16 सीटें जीतने वाली टीडीपी केंद्र में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद स्टालिन ने कहा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेता को बधाई दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि मैंने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उम्मीद जताई है कि हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे भाईचारे वाले राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, दक्षिणी राज्यों की वकालत करेंगे और हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द जरूर बन सकता है। तो वहीं आपको बता दें इंडिया गठबंधन ने सभी विकल्प खुले रखने के लिए दिए हैं संकेत, सही समय पर उचित फैसला करने का ऐलान। जी हाँ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया ब्लॉक ने बुधवार को कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार के विपरीत जनाकांक्षा को साकार करने के लिए उचित समय पर उचित कदम उठाएगी। इस कदम को सरकार गठन की संभावना से जुड़े सारे विकल्प खुले रखने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। गठबंधन के घटक दलों की अपने आधिकारिक आवास 10 राजाजी मार्ग पर मेजबानी करने वाले कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस गठबंधन में उन सभी दलों का स्वागत है जो संविधान की प्रस्तावना में अटूट आस्था रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय के मुद्दों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने सरकार गठन की संभावना और आगे की रणनीति पर करीब 2 घंटे तक चर्चा की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार और नायडू को खुला ऑफर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संदेश में कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं, हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े और पूरी ताकत से लड़े। खड़गे का यह कहना कि हम यहां से संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से प्रतिबद्ध हैं। हम ऐसे राजनीतिक दलों का अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। यानी कि दोस्तों इन्होंने एक तरीके से खुले तौर पर नीतीश कुमार और नायडू को यह खुला ऑफर दिया है कि आप हमारे गठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाए। लेकिन अभी सरकार गठन को लेकर बीजेपी के साथ आई एनडीए की पूरी टीम को देखने के बाद फिलहाल इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने वाली अटकलों पर पूरे तरीके से विराम लगा दिया है। लेकिन सही समय पर सही फैसला लेने का भी जैसी
बात कही है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भेजेंगे अमेरिकी सेना, बाइडेन का सबसे बड़ा ये ऐलान। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका अपनी सेना भेज सकता है। उन्होंने टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि ताइवान पर चीनी आक्रमण की स्थिति में अमेरिकी सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सेना को जमीन पर तैनात करने हवाई शक्ति और नौसैनिक शक्ति के बीच अंतर है। बाइडेन ने ही अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ये दो टूक कहा था कि अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिकी सैनिकों को उतारने से पीछे नहीं हटेगा। इसे अमेरिका की विदेश नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन बताया गया था। इंटरव्यू में बाइडेन से पूछा गया कि लगभग सभी इस बात से सहमत है कि चीन के उदय को नियंत्रित करना आने वाली सर्दी में अमेरिका और अमेरिकियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आप जानते हैं, वैसे मैंने शी जिनपिंग को स्पष्ट कर दिया है कि हम इस नीति से सहमत हैं। हमने बहुत पहले से ही पिछले राष्ट्रपतियों के साथ इस पर हस्ताक्षर किए हैं कि हम ताइवान की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं और न ही हम वास्तव में ताइवान की रक्षा नहीं करेंगे यदि चीन एक तरफा रूप से स्थिति बदलने की कोशिश करता है, और इसीलिए हम क्षमता की आपूर्ति जारी रख रहे हैं और हम इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ परामर्श कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, गड़बड़ करोगे तो ठोक दिए जाओगे। अमेरिका ने खतरनाक फाइटर जेट उड़ाकर चीन उत्तर कोरिया को दे दिया खास संदेश। दरअसल अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच चल रही तनातनी के बीच दोनों देश जब तब अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहते हैं। उत्तर कोरिया को मैसेज देने के लिए अमेरिका ने 7 साल बाद दक्षिण कोरिया के आसमान में अपने B-1B बम वर्षक विमान उड़ाए। इस ड्रिल में दक्षिण कोरिया की वायुसेना के फाइटर जेट भी शामिल रहे। दोनों देश मिलकर इन दिनों लड़ाकू विमानों के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो वहीं बता दें, चाइना और पाकिस्तान से बड़ा खतरा, बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर लॉन्च पैड बना रहा है अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की खबर है भारत के लिए, जहां भारत बंगाल की खाड़ी में एक पनडुब्बी बेस बना रहा है। ये पूरा होने पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत के समुद्र आधारित परमाणु निवारक के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बनेगा। भारत की यह महत्वाकांक्षी परियोजना INS वर्षा एक विशाल 1680 एकड़ का नौसैनिक बेस रामबिली में पूर्वी तट पर तेजी से आकार ले रहा है। हाल ही में उपग्रहों से पता चलता है कि इसके निर्माण में काफी तेजी आई है। ऐसे में संभावना है कि यह परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होने की राह पर है। इस बेस के निर्माण के साथ ही भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान के खतरों से निपटने में सक्षम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय नौसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, अवधेश प्रसाद के दावे से राजनीतिक हलचल हो गई तेज। कहा पीएम मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे चुनाव, लेकिन आगे क्या बोला उन्होंने आपको बता दें। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत अयोध्या का राम मंदिर आता है और इस सीट से बीजेपी को हार मिली है। बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह हार गए हैं। तो वहीं फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की है। अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को हराया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद अवधेश प्रसाद ने बयान दिया है कि उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये चुनाव हमने नहीं, अयोध्या की जनता ने जीता है। बीजेपी राम को लाए हैं और ये राम को लाने वाले लोग नहीं है, ये राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं। इनकी सारी पोल खुल गई है, ये ढोंगी लोग हैं। प्रधानमंत्री खुद यहाँ से लड़ना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें खुफिया रिपोर्ट मिली है कि ये सीट सुरक्षित नहीं है तो उन्होंने अपने पैर पीछे कर लिए। दोस्तों ये बयान है फैजाबाद सीट से सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद का। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस अवधेश प्रसाद को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अयोध्या से लड़वाने वाली बात कह रहा है दोस्तों कि पीएम मोदी पहले अयोध्या से लड़ना चाहते थे। ऐसे में आप लोगों का जवाब तो बनता है दोस्तों इस प्रसाद को, अवधेश प्रसाद को। देखते हैं क्या कहती है भारत की हमारी प्रिय जनता। तो इसी बीच आपसे हमारा ये भी सवाल है दोस्तों कि आखिर फैजाबाद लोकसभा सीट जहां अयोध्या राम मंदिर है, राम जन्मभूमि वाले अयोध्या सीट पर क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। आप लोग इस बात का जवाब कमेंट में सीरियस होकर दीजिएगा दोस्तों कि क्यों अयोध्या से जहां राम जन्मभूमि है वहां वाले अयोध्या सीट से क्यों हारी है बीजेपी। आप लोग सटीक जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, आतंकवाद के आरोप में कैद 2 उम्मीदवार जीते, क्या ले पाएंगे सांसद की शपथ, आखिर क्या कहता है कानून। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ सीटों पर बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। 2 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो आतंकवाद के आरोप में जेल में कैद हैं और चुनाव लेकिन जीत गए। इससे आने वाले दिनों में बनने वाली 18वीं लोकसभा के लिए असामान्य स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि कानून के तहत उन्हें नए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन उन्हें सांसद के तौर पर शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो पंजाब की खडूर साहिब सीट पर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह ने जीत दर्ज की, जबकि जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर आतंकवाद की फंडिंग के आरोपी शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद
को विजय मिली है दोस्तों। अब इन मामलों में, इन सिचुएशन पर अपना कानून क्या कहता है, देश का कानून क्या कहता है, वो आपको बता दें। कानूनी पहलुओं के बारे में संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव PDT आचार्य ने ऐसे मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। आचार्य ने कहा कि चूंकि वह फिलहाल जेल में, इसीलिए इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा। वैधानिक पहलुओं को और साफ करने के लिए आचार्य ने संविधान के अनुच्छेद 101 के सेक्शन 4 का हवाला दिया, जो अध्यक्ष की पहले से इजाजत के बिना संसद के दोनों सदनों से सदस्यों की गैर मौजूदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सब में बड़ी बात यह है कि आखिर कैसे हैं उस क्षेत्र के लोग जिन्होंने इन खालिस्तानी या यूं कह ले आतंकवादियों को जिता दिया। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्त, क्योंकि ये आतंकवाद के ही आरोप में जेल में बंद है। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद दोस्तों बड़ी अटकलें निकलकर सामने आ रही है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो कॉमन लोग उठा रहे हैं सवाल वो ये है दोस्तों कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी ने RSS के नेताओं को इस बार कांटेक्ट नहीं किया। इस बार उनको नहीं पूछा गया। जी हाँ, नड्डा जी, संघ की आवश्यकता बीजेपी को पहले भी थी, आगे भी रहेगी। समर्थ होते तो जरूर होते 400 पार। दरअसल हम आपको यहाँ 4 नहीं बल्कि 5 वो बड़े कारण बताने वाले हैं जिनकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा जातीय समीकरण नड्डा के बयान से RSS की बेरुखी। दरअसल आम चुनाव में बीजेपी का बहुमत तक ना पहुंच पाना कई सवाल खड़े कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक वजह यह भी बताई जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ पीछे खींचने से बीजेपी का यह हाल हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीजेपी का बैकबोन माना जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूरी के साथ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का यह हाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी बनाने के कारण हुआ है। इसकी वजह से बीजेपी को गठबंधन के सहारे की जरूरत पड़ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि चुनाव के दौरान RSS जो है वो जमीन पर सक्रिय नहीं था। RSS ने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया, किसी भी प्रकार से किसी को भी बीजेपी को वोट देने के लिए इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी ने RSS को इस बार कहीं ना कहीं दूर ही रहने जैसा व्यवहार रखा था, जिसका परिणाम आप सामने देख ही सकते हैं। ये सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने कल की खबर में ये बड़ा कमेंट किया था कि RSS भी सबसे बड़ा कारण है इसमें। RSS को बीजेपी ने कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर हम आपकी राय लेना चाहेंगे दोस्तों भारी मात्रा में। आज आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्या बीजेपी से RSS को कांटेक्ट ना करने की सबसे बड़ी गलती हुई है? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा और कारण भी बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, दूसरा कारण है जातीय समीकरण। बीजेपी के कई नेता अपने आकलन के हिसाब से मानते हैं कि जातीय समीकरण में गड़बड़ी की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। न सिर्फ गैर यादव OBC वोट बीजेपी से छिटक गया, बल्कि गैर जाटव दलित वोट भी पार्टी के हाथ से निकल गया। तो वहीं दूसरी के बाद अब तीसरा कारण विपक्ष गठबंधन के पूरे चुनाव में मोदी जीते तो संविधान बदल देंगे वाले नैरेटिव से भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जहां पार्टी विपक्ष के दावों या आरोपों को काउंटर करने में नाकाम रही है, ठीक से बीजेपी इंडिया अलायंस को जवाब नहीं दे पाई और इंडिया अलायंस का बयान लोगों के ऊपर डोमिनेट कर गया। ऐसे में चौथा बड़ा कारण बहुजन समाज पार्टी के अपने वोटर्स ने भी साथ छोड़ दिया और पार्टी इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी गठबंधन का वोट काटने में नाकाम रही। माना जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा वाले नैरेटिव की वजह से दलित मतदाताओं ने एक मुश्त रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया। तो वहीं अंतिम कारण ये बताई जा रही है कि कार्यकर्ता महाराष्ट्र में बीजेपी से नाराज नजर आए थे। जी हाँ दोस्तों, ये 5 बड़े वो कारण हैं जिनसे बीजेपी को नुकसान हुआ है। आप लोग इन 5 कारण पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे दोस्तों, या कोई और अन्य कारण आपको पता हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, वो भी हम नोट करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका से दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान खरीदेगा इजराइल। $3 बिलियन में हुई डील। जी हाँ, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ तीसरे F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल ने $3 बिलियन के सौदे के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के तहत इजराइल को लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 25 उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट मिलेंगे। F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है। तो वहीं आपको बता दें, रूस पर हमले को तैयार है नाटो। यूरोपीय मोर्चे पर 3 लाख सैनिक करेगा तैनात। जी हाँ, रशिया के साथ संभावित संघर्ष के लिए नाटो भूमि गलियारे विकसित करके तैयारी कर रहा है ताकि 3 लाख अमेरिकी सैनिकों को यूरोपीय मोर्चे पर जल्दी से जल्दी तैनात किया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोल फ्रैंक ये सैनिक रोटरडैम सहित प्रमुख बंदरगाहों पर उतरेंगे और किसी भी संभावित रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए पूर्व नियोजित मार्गों के माध्यम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोल फ्रैंक ने कहा कि जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, अफगानिस्तान और इराक में विशाल रसद अड्डे अब संभव
संभव नहीं है, क्योंकि संघर्ष की स्थिति में उन पर बहुत पहले ही हमला किया जाएगा और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां भारत आने वाला है दुनिया की सबसे महंगी गाय का अंडा। कीमत इतनी है कि आ जाएगी उसमें 68 फॉर्च्यूनर गाड़ी। जी हाँ, दुनिया की सबसे महंगी गाय के अंडे जल्द भी भारत आने वाले हैं। इस गाय का नाम वियाटीना 19 है, जो ब्राजील के एक खेत में रहती है। हर समय खुफिया कैमरे और सशस्त्र सुरक्षा गार्ड इस गाय की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इस दूधिया सफेद रंग की गाय नीलामी में बेची गई अब तक की सबसे ये महंगी गाय है। इस गाय की कीमत लगभग $4.1 मिलियन यानी कि 34,19,23,600 रुपए है। इतनी कीमत में टॉप मॉडल के करीब 68 फॉर्च्यूनर गाड़ियां आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, चुनाव खत्म होते ही एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ होगी बातचीत बैठक। जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही रिजल्ट आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज बड़े अधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तलब किया है और अपने सब काम का लेखा जोखा लेकर मुख्यमंत्री के सामने मौजूद रहने को कहा है। तो वहीं आपको बता दें, आखिरी 9 दिन बचे हैं, तो क्या बेकार हो जाएगा 10 साल पुराना आधार कार्ड? आखिर फ्री में अपडेट करवाने का तरीका, वरना बाद में होगा नुकसान। क्या है फ्री में अपडेट करने का तरीका बता दें। अगर आपको भी अपने आधार कार्ड में अपडेट करवाना है, अगर आपका आधार कार्ड भी 10 साल से पुराना है, तो आपके लिए मौका है अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करवाने का। हालांकि आपके पास सिर्फ आखिरी 9 दिन का वक्त बचा है। 14 जून को फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। अगर उसके बाद आप अपडेट करते हैं तो 50 रुपए शुल्क देना होगा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या 14 जून के बाद 10 साल पुराना आधार कार्ड बंद हो जाएगा? तो आपको बता दें, 10 साल से पुराने आधार कार्ड को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि अगर इसे अपडेट नहीं करवाया तो 14 जून के बाद बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि इस खबर में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। UIDAI की ओर से ऐसी कोई खबर नहीं दी गई है। दरअसल UIDAI ने आधार अपडेट करने की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक अगर आपने 10 साल से अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो फ्री में इसे अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि अपडेट नहीं करवाने पर आधार कार्ड अवैध हो जाएगा। बाकी प्रोसेस क्या है आधार कार्ड को अपडेट करवाने का हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, तो जाकर के अपडेट करवा लीजिएगा। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। तो वही इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या एनडीए में नीतीश कुमार पूरे 5 साल तक स्टे करेंगे या फिर बीच में पलट जाएंगे? जवाब देना मत भूलिएगा दोस्त। आप सभी के जवाब का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।